मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी सोच ये होती है कि जब वो ठीक ठाक कमाना शुरू कर देंगे तब से वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। आप 2000 से 2500 तक इन्वेस्ट करके भी करोड़पति बन सकते हो। और ये सब बातें मैं यूं हवा में ही नहीं बल्कि कुछ डेटा और फैक्ट्स आप लोगों को दिखाकर बोलूंगा। यहाँ पर अगर आप इस SIP कैलकुलेटर को देखें तो मैंने 2000 रुपए प्रति महीने की SIP शुरू करी है और ईयरली अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाया है। लेट्स अस्यूम कि मुझे इसमें 12% की रिटर्न्स मिलने वाले हैं, जो कि एक रियलिस्टिक नंबर है। तब भी 20 साल बाद मुझे कुछ 26 लाख से ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं और मेरा जो टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है वो कुछ 40 लाख के आसपास है, जबकि मैंने सिर्फ 13,74,600 रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं। तो मेरा सजेशन तो यही है कि अगर आपके पास मिनिमम 500 रुपए भी हो तो उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें। अब जो मेन सवाल है कि आखिर कितने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट की सलाह ले तो वो आपसे कहेंगे कि आपको ज्यादा नंबर्स ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि ये एक बहुत ही जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू है और ये सभी के लिए चेंज भी होता है। उदाहरण से अगर समझें तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5000 रुपए प्रति महीने है तो फिर आपको 2 से ज्यादा फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। लार्ज कैप और स्मॉल कैप, और इन दोनों के बेस्ट फंड्स कौन से हैं वो आगे इसी वीडियो में पता चलेगा। और यही अगर आप महीने के 50,000 के आसपास SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट को काफी सारे फंड्स में बांट सकते हो, जैसे कि मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ELSS फंड एक्सेट्रा। अब एक और सवाल आता है कि कौन सी फंड में हमें कितना पैसा एलोकेट करना चाहिए। इसका उत्तर आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी और एज से जुड़ी है। हमने यहाँ एक चार्ट बनाया है एज और मॉडरेट रिस्क कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी एज 31 से 35 के अंदर है तो फिर आप सभी कैटेगरी में इक्वल मींस 25% करके इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी तरह से बाकी एज ग्रुप का भी इन्वेस्टमेंट परसेंटेज किस फंड में कितना होना चाहिए उसका एक रफली हिसाब है। पर फिर भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हर किसी का रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग है। इस चार्ट को आप सिर्फ एज अ रेफरेंस मान के चल सकते हैं। अब बात करते हैं 2024 के बेस्ट फंड्स के बारे में, और इसमें सबसे पहले लार्ज कैप कैटेगरी के बारे में चर्चा करते हैं। इस कैटेगरी के फंड सबसे कम रिस्की और सबसे कम वॉलेटाइल होते हैं, और इसका मेन रीजन ये है कि ये ब्लू चिप कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जिनकी वॉलेटिलिटी कम है। लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा स्टेबिलिटी देता है। ये 2 तरीके के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। अब मैं यहाँ पैसिव फंड यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने को प्रेफर करूंगा, क्योंकि पिछले 4-5 साल से म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करके अगर देखें तो इससे एक ट्रेंड आप नोटिस कर सकोगे कि टॉप 20 लार्ज कैप फंड में से 6-7 ऐसे फंड्स होंगे जो निफ्टी 50 को बीट कर रहा है। लेकिन द पॉइंट इज कि कोई भी एक ऐसा फंड नहीं है जो कंसिस्टेंटली इंडेक्स को बीट कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ICICI, कनारा, कोटक ये सभी चार्ट के टॉप में हैं। कल को कोई और भी हो सकता है जैसे कि HDFC, SBI, क्योंकि 85 से 90% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स फेल टू बीट द इंडेक्स फंड, और इंडेक्स फंड टॉप 10% फंड्स में होगा ये गारंटीड है। क्योंकि ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल काम है कि आज से 10 साल बाद कौन सी टॉप 3 लार्ज कैप कंपनीज होंगी, इसलिए निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना अकलमंदी का काम होगा। और मैंने पहले भी बताया है कि लार्ज कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का मतलब अपने पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देना है। इंडेक्स फंड में मैं प्रीफर करूंगा मोतीलाल ओसवाल नस्दक 100 FOF स्कीम, जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.24% और जो कि 21.82% तक का रिटर्न अभी दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मिड कैप कैटेगरी के बारे में। अब इस कैटेगरी में रिस्क फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये सभी कंपनीज फ्यूचर में लार्ज कैप बनने का पोटेंशियल रखती हैं। लार्ज कैप में फंड सिलेक्शन उतना भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता था क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का सेम ही रिटर्न था, पर यहाँ फंड सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ अगर आप ठीक से देखेंगे तो 5 ईयर रिटर्न्स के डेटा के हिसाब से क्वांट, मोतीलाल ओसवाल और महिंद्रा मानुलाइफ सबको बीट कर रहा है। क्वांट के रिटर्न्स तो बिल्कुल अलग से ही हैं, और यहाँ आप देख सकते हो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, क्वांट्स का भी एक्सेप्टेबल रेंज में है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज का थोड़ा ज्यादा है। अल्फा में मोतीलाल और क्वांट बाकी फंड्स को काफी अच्छे से बीट कर रहे हैं। क्वांट का स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ ज्यादा है, मतलब फंड थोड़ा ज्यादा रिस्की है। अब आप लोगों में से कोई अगर बिल्कुल पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में जान रहा है तो फिर अल्फा, बेटा, स्टैंडर्ड डिविएशन ये सभी नए टर्म्स होंगे उनके लिए, तो इनके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। अल्फा मेजर करता है एक्सेस फंड्स को बेंचमार्क के कंपैरिजन में, बेटा इंडिकेट करता है मार्केट के चेंजेस के साथ फंड्स के सेंसिटिविटी को, और स्टैंडर्ड डिविएशन मेजर करता है फंड्स की वॉलेटिलिटी को, मतलब वो फंड कितना रिस्क होल्ड करता है।
अब मिड कैप फंड्स रिस्की हैं और उसमें से भी क्वांट सबसे ज्यादा रिस्की है, लेकिन इसका रिटर्न भी बाकी सभी फंड से ज्यादा है। पर एक मॉडरेट रिस्क टेकर के लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप चार्ट को देखें तो क्वांट के बाद जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है वो है मोतीलाल, और इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है, और बाकी चीजें जैसे कि अल्फा सबसे ज्यादा है जो कि एक पॉजिटिव नोट देता है। अब नेक्स्ट बारी है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की। ये सबसे रिस्कीएस्ट फंड्स में बिलोंग करते हैं और इनमें हाई रिस्क सह सके ऐसे इन्वेस्टर को ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 3 तरह के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल, इनमें से सबसे ज्यादा वॉलेटाइल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही है। पिछले कुछ सालों में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। अगर हम पिछले 10 सालों के टॉप फंड्स के बारे में बात करें तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। अब अगर इस चार्ट में देख सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया, एडलवाइस, इन्वेस्को इंडिया, इनके AUM मतलब कि फंड साइज बाकी फंड से काफी कम है। सबका एक्सपेंस रेशियो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, और अगर पिछले 10 साल के रिटर्न को देखा जाए तो क्वांट सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अब अगर हम इनके रिस्क पैरामीटर्स को देखें तो और भी क्लियर हमें समझ में आएगा। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स के रिस्पेक्ट में देखें तो सबसे ज्यादा स्टॉक्स हैं निप्पॉन इंडिया के, स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा है क्वांट स्मॉल कैप फंड का, टर्नओवर रेशियो की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा है क्वांट का और सबसे कम है कोटक का। अगर आप एक अग्रेसिव रिस्क टेकर हैं तो फिर क्वांट या निप्पॉन में से देखना चाहिए, और अगर आप एक मॉडरेट रिस्क टेकर हैं तो फिर आपके लिए ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड बेस्ट होगा। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप की। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर्स को यह आजादी होती है कि वे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वह लार्ज कैप्स हो, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स या फिर US बेस्ड कंपनीज। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट चॉइस होगा। यह फंड पिछले 5 से 7 सालों में सबसे कंसिस्टेंट रहा है। ये फंड अपने 30 से 35% एसेट्स US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और बाकी का 65% इंडियन स्टॉक्स में लगाता है। अब जो लास्ट कैटेगरी है वो है ELSS कैप फंड। जो लोग इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने के साथ साथ सेक्शन 80C के मुताबिक जो टैक्स कटता है उससे बचना चाहते हैं, स्पेशली उनके लिए है। अब अगर आप 3 साल के रिटर्न्स के रिस्पेक्ट में देखें तो क्वांट और HDFC बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। इसके साथ क्वांट और HDFC का एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है बाकी फंड्स के मुकाबले। नेक्स्ट, अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन और अल्फा के बेसिस पर जज करें तो क्वांट और HDFC का बाकी के मुकाबले काफी ज्यादा है, जो कि ये कहता है कि इसमें हाई रिस्क के साथ साथ अच्छे रिटर्न्स मिलने का चांस भी ज्यादा है। अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं तो फिर यू कैन गो विद क्वांट और HDFC, और अगर आप मीडियम रिस्क टेकर हो तो फिर आपके लिए परक परिक बेस्ट ऑप्शन है, सभी की फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको इस वीडियो में से इंफॉर्मेशन मिली हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सही करने में मदद कीजिए। नाउ वॉच दीज वीडियोस फॉर मोर यूनिक वेज टू सेव एंड इन्वेस्ट मोर मनी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।